हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 17 फरवरी को टोटल 2 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है व्हाट स्वामीनाथन पैनल सेड। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है और इसमें हम स्वामीनाथन कमेटी जो 2004 में बनी थी, जिसका जिक्र अभी फार्मर प्रोटेस्ट में हो रहा है, उसकी बात करेंगे। क्या क्या रिकमेंडेशन स्वामीनाथन कमेटी ने दी थी। इसके अलावा हम A2+FL और C2 कॉस्ट क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे, जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिएगा, प्री में इस बार क्वेश्चन दिखेगा आपको। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है अ क्लियर मैसेज इन कोर्ट, नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे, जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल में समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो क्यों दिया है, कौन से आर्टिकल का वायलेशन हो रहा था, ये सब प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है व्हाट स्वामीनाथन पैनल सेड। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया है। GS3 एग्रीकल्चर मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आंसर्स में एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन में स्वामीनाथन कमेटी दिखना चाहिए कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली कहाँ दिखेगा? सॉल्यूशंस में दिखेगा। आप लिखेंगे गवर्नमेंट नीड्स टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ स्वामीनाथन कमेटी विच आर एज फॉलोज। क्या होगी? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से आप रिकमेंडेशन लिखेंगे। यार आंसर बहुत बढ़िया लगेगा। और टू इंक्रीज द फार्मर इनकम दिस नीड्स टू इम्प्लीमेंट, इस तरीके से आप कंक्लूड भी कर सकते हैं। ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं, मेंस के आंसर में कर सकते हैं। ऐसे भी आते हैं बहुत सारे ऐसे जो फार्मर से रिलेटेड होते हैं, ठीक आ सकते हैं। अभी तो बहुत ज़्यादा जो है फिलॉसफी वाले आ रहे हैं, पहले बहुत आते थे फार्मर या एग्रेरियन क्राइसिस से रिलेटेड, उसमें भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। अभी पता नहीं है कि अब हो सकता है नेक्स्ट ईयर फार्मर से रिलेटेड कोई ऐसे पूछ ले, तो कोई एक निर्धारित चीज़ नहीं होती है। यूपीएससी में ट्रेंड बदलते रहते हैं, इसलिए उस तरीके से हम इसे प्रिपेयर करेंगे कि मेंस में और ऐसे में भी काम आए। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं स्वामीनाथन कमेटी को लेकर के, हमें भी हैं और फार्मर जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो फार्मर को भी है। वो मिसकंसेप्शन इस आर्टिकल से हम दूर करेंगे। इसमें जो CACP रिकमेंडेशन करता है उसके लिए वो रेफरेंस कॉस्ट क्या लेता है? A2+FL, और डिमांड क्या है? C2 को कंसीडर करने की है। फार्मर प्रोटेस्ट जो चल रहा है उसमें ये डिमांड की जा रही है और कहा जा रहा है कि MS स्वामीनाथन कमेटी ने कहा था कि C2 कॉस्ट को कंसीडर करना चाहिए। अभी सरकार A2+FL करती है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्या होता है A2+FL, क्या है C2 क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस आर्टिकल से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, ठीक। तो जो 12 डिमांड फार्मर ने प्रोटेस्ट में रखी है उसमें से एक डिमांड जो है ये है कि जो डिटर्मिनेशन ऑफ क्रॉप प्राइसेस है वो एज़ पर द डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट से होना चाहिए। और फार्मर को वो मिसकंसेप्शन क्या है कि वो जो स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट है उन्होंने कहा था कि C2+50% क्या होना चाहिए? कॉस्ट होना चाहिए CACP के द्वारा MSP जो रिकमेंड की जा रही है। डिसाइड नहीं करते हैं, रिकमेंड करते हैं। डिसाइड कौन करता है? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। वो हेड कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर। ये पता होना चाहिए। अप्रूवल, फाइनली डिसीजन किसका रहता है? MSP डिसाइड करने में ये कमेटी का रहता है। CACP का काम सिर्फ क्या है? रिकमेंडेशन करना है। तो फार्मर प्रोटेस्ट ये करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में MSP को लेकर के क्या कहा था स्वामीनाथन कमेटी की जो पैनल है उसने, और क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी। शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट MS स्वामीनाथन, who was posthumously awarded the Bharat Ratna this month, played a major role in changes in Indian agriculture in 1960s and 70s that helped India achieve food security. इंडिया को फूड सिक्योरिटी, सेल्फ सफिशिएंट बनाने में MS स्वामीनाथन के रोल को हम जानते हैं। आपको डायरेक्टली भी इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके कंट्रीब्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है GS3 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बारे में भी 6-8 लाइन 10 लाइन प्रिपेयर करके ज़रूर रखें। अभी इन्हें भारत रत्न दिया गया है पॉस्ट्यूमसली, मतलब ये ऑलरेडी जो है इनकी डेथ हो चुकी है और उसके बाद इन्हें भारत रत्न अवार्ड किया गया है। रिसेंटली कुछ दिन पहले ही ये सरकार ने अनाउंस किया था। 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कमीशन बनाया था, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर। उसको हेड किसने किया था? प्रोफेसर स्वामीनाथन जी ने। उसके अलावा 2 फुल मेंबर थे, फुल टाइम मेंबर, और 4 पार्ट टाइम मेंबर थे
इस कमेटी में। और इसका अगर हम टर्म ऑफ रेफरेंस की बात करें तो 10 पॉइंट टर्म ऑफ रेफरेंस थे, जो बाय एंड लार्ज क्या सजेस्ट कर रहे थे, अ कॉम्प्रिहेंसिव मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फॉर फूड एंड नेशनल सिक्योरिटी। ये जो है मैंडेट था कमेटी का। क्या मैंडेट था कि एक मीडियम टर्म स्ट्रेटजी बनाई जाए ताकि फूड सिक्योरिटी भी इंश्योर हो और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी इंश्योर हो। फूड सिक्योरिटी मतलब सबके लिए जो है फूड अवेलेबल होना चाहिए, और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मतलब सारे लोग जो है जो भी फूड खा रहे हैं वो उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए। इंडिया में मेल न्यूट्रिशन का बहुत प्रॉब्लम है, ओबेसिटी का भी प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन का भी प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें को डील करने के लिए एक स्ट्रैटेजी, मीडियम टर्म स्ट्रैटेजी की बात की गई थी, सजेस्ट करने के लिए कहा गया था स्वामीनाथन कमेटी को कि इन सारी चीज़ों पे आप जो है एक रिपोर्ट बनाएं और सरकार को सजेस्ट करें। ठीक है, उसके बाद कमेटी ने दिसंबर 2004 और 2006 के बीच में लगभग 5 ऐसी रिपोर्ट है जो कि सरकार को सबमिट की थी, और 1946 पेजेस की वो रिपोर्ट थी। हालांकि एक चीज़ जो मिसकंसेप्शन है वो ये कि इस MS स्वामीनाथन कमेटी ने कभी भी लीगल गारंटी की बात नहीं की थी, और ना ही उन्होंने C2 + 50% फार्मूला की बात की थी। ठीक है, अभी C2 + 50% की बात करेंगे। उन्होंने सिर्फ 50% की बात की थी, C2 + 50% की बात नहीं की थी। अभी ये C2 क्या है, A2 क्या है, अभी करेंगे चर्चा। ठीक है, तो जो फार्मर समझ रहे हैं, फार्मर लोगों का मानना यह है कि स्वामीनाथन कमेटी ने C2 + 50% की बात की थी और उसी को सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने ऐसी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी थी। अब पहले ये समझ लेते हैं कि A2, FL और C2 है क्या। ठीक, A2 जो कॉस्ट है वो क्या क्या कवर करती है, कवर ऑल पेड आउट कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर इन कैश एंड काइंड ऑन सीड्स, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, हायर्ड लेबर, फ्यूल, इरिगेशन एट्सेट्रा। A2 में वो सारी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। जब हम CACP क्या करते हैं, MSP डिसाइड करते हैं, तो फिर कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड करने के लिए वो A2 कवर करते हैं। सबसे पहले A2 में क्या क्या चीज़ें आती है, जो डायरेक्टली कॉस्ट इनकट कर रहे हैं फार्मर को सीड्स खरीदनी पड़ती है, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, फ्यूल, हायर्ड लेबर, ये सारी चीज़ें A2 में कवर की जाती है। FL में क्या कवर किया जाता है, FL में इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर है। इसमें इम्प्यूटेड मतलब एक अनुमानित जो है एक कॉस्ट जो है डिसाइड की जाती है कि अनपेड फैमिली लेबर की कॉस्ट कितनी होगी। जो फैमिली काम कर रही है उनका लेबर का भी तो कॉस्ट लगेगा, उसको भी क्या किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है और FL में उसे इंक्लूड किया जाता है। C2 क्या होता है, C2 में इट इज़ अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट दैट फैक्टर इन रेंटल एंड इंटरेस्ट फॉरगॉन ऑन ओन लैंड ऑन द टॉप ऑफ AL + FL। मतलब C2 की अगर हम बात करें तो इसमें A2 + FL कॉस्ट तो आती ही आती है, इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, मान लीजिए फार्मर जिस लैंड पे खेती कर रहे हैं अगर वो नहीं करते तो उनको कुछ रेंट मिलता, किसी और को दे देते तो, या फिर उस लैंड पे कुछ और होता, कुछ ब्याज मिलता, कुछ पैसा मिलता, तो वो कॉस्ट जो उनको एक्स्ट्रा मिलती उसको भी इसमें इंक्लूड किया जाता है C2 में, और उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये किसकी, लैंड की, कि अगर लैंड इसलिए यूज़ नहीं होती तो किसी और पर्पस से होती और उससे कुछ रेवेन्यू आता, उसको भी फाइनली क्या किया जाए, CACP जो है रिकमेंडेशन में अपनी MSP के जो प्राइस डिसाइड कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसमें इंक्लूड करे। ठीक, CACP तीनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ A2 + FL को ही करते हैं, C2 को भी कंसिडर करते हैं, लेकिन जो फाइनल रिकमेंडेशन होती है उसमें सिर्फ A2 + FL + 50% मोर ऑफ A2 + FL क्या किया जाता है, MSP दिया जाता है। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो A2 + FL से होगी, और उससे 50% जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 50% एक्स्ट्रा करके MSP डिसाइड किया जाता है, डिसाइड करके रिकमेंड किया जाता है CACP के द्वारा। हाउएवर C2 कॉस्ट आर यूज्ड बाय CACP प्राइमरली एज अ बेंचमार्क रेफरेंस कॉस्ट टू सी इफ द MSP रिकमेंड बाय देम एटलीस्ट कवर दिस कॉस्ट इन सम ऑफ मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसका मतलब क्या है, C2 को एस्टिमेट करते हैं
और C2 कॉस्ट एस्टिमेशन के साथ साथ एक रेफरेंस लेवल के लिए भी होती है, एक बेंचमार्क कॉस्ट होती है। वो जो MSP रिकमेंड किया जा रहा है एटलीस्ट कुछ ऐसे स्टेट हो जहाँ की किसानों की C2 कॉस्ट भी निकल जाए उस MSP में, ये एक रेफरेंस के लिए जो है C2 कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। लेकिन फाइनल MSP हमेशा किस पे डिसाइड होती है, A2 प्लस FL पे ही डिसाइड होती है। अब इसका मतलब एक्चुअल में क्या है यार, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिसाइड की जाती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो रीजन टू रीजन अलग अलग होगी। कुछ स्टेट में बहुत सारी चीज़ें महंगी है, कुछ स्टेट में सस्ती है, तो ऐसे में वेरिएशन तो आना ही है। और ऐसी सिचुएशन में वेटेड एवरेज लिया जाता है। क्या किया जाता है, वेटेड एवरेज लिया जाता है सारे स्टेट का, और उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाली जाती है A2 प्लस FL में। ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। और C2 की भी कॉस्ट निकाली जाती है, लेकिन फाइनल रिकमेंडेशन A2 प्लस FL प्लस 50%। जो स्वामीनाथन कमेटी थी उन्होंने C2 कॉस्ट के बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा था द मिनिमम सपोर्ट प्राइस शुड बी एटलीस्ट 50% मोर देन द वेटेड एवरेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेटेज एवरेज का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका कितना परसेंट ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 50% मोर होना चाहिए। सरकार ऑलरेडी 50% मोर करके ही दे रही है, बस वो A2 प्लस FL का दे रही है। और एक्चुअल में जो किसान चाहते हैं वो क्या है, C2 का 50% करके सरकार दे, ठीक। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी ने ये बिल्कुल भी नहीं कहा था। हालांकि स्वामीनाथन कमेटी ने एक चीज़ कही थी कि नेट टेक होम इनकम फार्मर की किसके बराबर होना चाहिए, सिविल सर्वेंट के। पॉसिबल नहीं यार, एवरेज अगर इनकम देखोगे 7,000 8,000 है अपने यहाँ फार्मर्स की, समझ रहे हो, और 50-60 हज़ार रुपये सिविल सर्वेंट के साथ, तो 5 टाइम्स बढ़ाना पॉसिबल नहीं। डबलिंग में तो दिक्कत हो रही है, 5 गुना कहाँ से बढ़ाएंगे, ठीक। तो ये रिकमेंडेशन किसकी थी, स्वामीनाथन कमेटी की थी। तो फिर ये A2 प्लस FL और ये C2 वाला कंसेप्ट आया कहाँ से, ये पर्टिकुलर रिकमेंडेशन अभिजीत सेन कमेटी ने दी थी, जो कि 2002 में बनाई गई थी। उन्होंने कहा था कि CACP को ऑन द बेसिस ऑफ C2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन MSP रिकमेंड करना चाहिए। ये आपको याद रखना है, कौन ने दिया था ये C2 प्लस 50%। C2 वाला फॉर्मूला किसने दिया था, अभिजीत सेन कमेटी। 50% वाला किसने दिया था, स्वामीनाथन कमेटी ने, ठीक। तो फार्मर्स जो हैं यहाँ पर थोड़े से गुमराह हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि स्वामीनाथन कमेटी ने C2 प्लस 50% की बात की थी, उन्होंने सिर्फ 50% की बात की थी, ठीक है। तो मेरे को भी एक मिसकंसेप्शन था कि स्वामीनाथन कमेटी ने C2 कॉस्ट की बात की है अभी इससे पहले। तो ऐसी चीज़ें आपको प्रीलिम्स में आ सकती है, पूछी जा सकती है। इसके अलावा और क्या कहा था स्वामीनाथन कमेटी ने, उन्होंने MSP के बारे में कहा था कि डीले in the issue of the minimum support price particularly in respect of खरीफ क्रॉप need to be avoided, ठीक है। तो खरीफ सीज़न के शुरू होने के पहले, काफ़ी पहले ही जो है सरकार को क्या करना चाहिए, डिक्लेयर करना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा था कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MSP अक्रॉस रीजन नीड्स इंप्रूवमेंट। कुछ ही ऐसे स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, UP और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर इसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो रहा है, अदरवाइज इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि MSP को अभी थोड़े समय तक के फ्यूचर के लिए इसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा डिस्पाइट इट्स वीकनेस, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करके इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी स्वामीनाथन कमेटी के द्वारा। और क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी वो देख लेते हैं, वो आपके मेंस के लिए ज़रूरी है। प्री के लिए तो इतना हो गया जो हमने C2 FL और ये सारी चीज़ों की बात करी, लेकिन मेंस में आपको क्या पूछा जा सकता है। मेंस में एक तो ये प्री में एक और चीज़ पूछी जा सकती है, उसको याद रखना है, लीगल गारंटी की बात नहीं की है MS स्वामीनाथन कमेटी ने। ऐसे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो लीगल गारंटी है वो ऑलरेडी रिकमेंड की गई है MS स्वामीनाथन कमेटी के, ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। और C2 कॉस्ट पे CACP को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है, ये भी स्वामीनाथन कमेटी ने नहीं कहा है, अभिजीत सेन कमेटी ने कहा है। अब उनकी जो बाकी रिपोर्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उनकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी उसका टाइटल क्या था, सर्विंग फार्मर एंड सेविंग फार्मिंग, ठीक। तो अगर आप देखें तो काफ़ी सिंपैथेटिक थे वो फार्मर के कॉस्ट के लिए, फार्मर की इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी रिकमेंडेशन दी थी। और पहली जो है रिपोर्ट का टाइटल भी आप देखिए, सर्विंग फार्मर एंड सेविंग फार्मिंग। इसमें उन्होंने कहा था कि सरकार को पब्लिक इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार इनएडुकेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट कर रही है, इनसफिशिएंट पब्लिक एक्शन हो रहा है रिसेंट ईयर्स में, और इसलिए पब्लिक एक्सपेंडिचर वापस बढ़ाना ज़रूरी है, ठीक है। 1991 के बाद से पब्लिक एक्सपेंडिचर स्टैग्नेंट हो चुका था और
और उसी को बढ़ाने की बात की जा रही है। पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार, पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, और उसके द्वारा किया गया एक्सपेंडिचर की यहाँ पर बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में वो एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है, रोड बनाना है, कनेक्टिविटी बढ़ानी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ताकि कम हो, इस सारी चीज़ों की बात की जा रही है। नेक्स्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है जो नेक्स्ट रिपोर्ट थी उसमें जो है उन्होंने क्या टाइटल लिया था, अ न्यू डील फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, महिला जो है एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा आ रही है। क्यों ऐसा हो रहा है कि जो पुरुष हैं वो काम के लिए माइग्रेट कर जा रहे हैं बड़ी सिटीज़ में, और जो महिला है उनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ लैंड रहती है, वो घर पे रह करके फार्मिंग कर रही है। तो फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो रहा है, और उसी चीज़ को डील करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल जो है रिपोर्ट दी थी, उसका नाम था अ न्यू डील फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर। इसमें उन्होंने कहा था टू एंश्योर दैट वर्किंग वुमेन have the needed support services and have access timely credit and extension services। जो भी महिला एग्रीकल्चर में काम कर रही है उन्हें प्रॉपर एक्सटेंशन सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए। एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड नो हाउ, जो भी उनको जानकारी चाहिए, साइंटिफिक जानकारी चाहिए, और टाइमली क्रेडिट प्रोवाइड भी करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने जो नेक्स्ट रिकमेंडेशन दी थी ये इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के लिए, इसे नोट डाउन कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि नेशनल बोर्ड फॉर न्यू डील फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर को इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है अंडर द यूनियन फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और उसमें को चेयर कौन रहेगा, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड मिनिस्ट्री फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये तीनों को चेयर रहेंगे। चारों मिनिस्ट्री के अंदर ये कमेटी को ये जो है सेटअप किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अलावा उन्होंने और भी चीज़ें कही थी, जैसे कि ये चीज़ें भी आप लिख सकते हैं। उन्होंने कहा था कि फार्म स्कूल्स को इस्टेब्लिश करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो एग्रीकल्चर है उसमें इनोवेशन को प्रमोशन मिले। उन्होंने कहा था लगभग 50,000 फार्म स्कूल बनाने की ज़रूरत है, जिसके लिए इन्वेस्टमेंट 150 करोड़ के आसपास आएगा। इसके अलावा उन्होंने फूड जो ग्रेन बैंक है, कम्युनिटी फूड एंड फॉडर बैंक है, ये सारी चीज़ इस्टेब्लिश करने कही थी। इंश्योरेंस प्रमोट करने कहा था, और सॉइल टेस्टिंग लैब जो है सेटअप करने कही थी। सॉइल टेस्टिंग लैब सेटअप कर रही है अंडर सॉइल हेल्थ जो स्कीम है। ठीक, इसके अलावा कम्युनिटी फूड एंड फॉडर बैंक और ग्रेन बैंक बेसिकली क्या होते हैं, ये एक तरीके से ये जो बैंक हैं ये इन्वेंट्री है ना, वेयर हाउसेस हैं, जहाँ पर जो किसान होंगे वो अपना ग्रेन को रखेंगे, थोड़ा बहुत रेंट देंगे। जो डिपॉजिटर्स हैं है ना, जो फार्मर्स हैं वो डिपॉजिटर कहलाएंगे, उन्हीं की रहेगी वो, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें अच्छी कीमत मिलेगी तब वो बेच देंगे। कई बार ऐसा होता है कि फार्मर के पास रखने की जगह नहीं होती और उन्हें तुरंत बेचना पड़ता है, और मार्केट में प्राइसेस उस समय बहुत कम होते हैं। तो जब सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी तो वो ये सारी चीज़ें ग्रेन बैंक में रख देंगे, और उस समय वो वहाँ पर थोड़ा रेंट देंगे। उसके बाद फिर जब सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस वापस बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो उस समय वो अपना बेच सकते हैं ग्रेन बैंक से निकाल के। तो इस तरीके से ग्रेन बैंक बनाने की बात की गई थी, जिससे फार्मर्स को तुरंत बेचना ना पड़े और उन्हें अच्छा प्राइस मिल सके। इसी तरीके से इनकम को बढ़ाया जा सकता है। वेयर हाउसेस को है ना, बेसिकली ग्रेन बैंक इज काइंड ऑफ वेयर हाउसेस, प्राइवेट भी हो सकते हैं, सरकारी भी हो सकते हैं, या सरकारी की बात की गई है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक, और उसके अलावा उन्होंने ऑलरेडी जो फार्म लॉस थे उस रिफॉर्म की पहले ही चर्चा की थी। उन्होंने कहा था एपीएमसी एक्ट है और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, इसको भी अमेंड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार ने की भी थी लेकिन वापस रिपील करना पड़ा किसान आंदोलन के कारण। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड की थी। इसके अलावा उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन दी थी, वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, कि कोड ऑफ कंडक्ट बनाना चाहिए जो फार्मर सेंट्रिक हो, ताकि जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एग्रीमेंट बनेंगे वो उसमें नुकसान ना हो किसका, फार्मर्स का। बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी डायरेक्टली जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फार्मर्स के साथ है ना, जो भी एग्रीमेंट करेंगे, जनरली ये जो एग्रीमेंट होता है उसमें नुकसान किसको होता है, फार्मर्स को, या जो भी दूसरी पार्टी होती है। मल्टीनेशनल कंपनी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें डाल देते हैं उसमें कि डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा, समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे बहुत ज़्यादा हरासमेंट होता है जो भी कॉन्ट्रैक्ट पार्टी वाली होती है, क्योंकि इनके पास तो पूरी लीगल टीम है। तो इसलिए कहा था कि जो कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए वो फार्मर सेंट्रिक होना चाहिए। इसके अलावा ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाने की ज़रूरत है जिसके थ्रू नेगोशिएशन कर पाएँ फार्मर्स। ठीक है, तो ऑलरेडी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाए जा रहे हैं, एफपीओ, ठीक है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, सरकार ये भी कर रही है ताकि फार्मर्स की नेगोशिएटिंग पावर बढ़े। ठीक, तो ये सारी चीज़ें स्वामीनाथन कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स में। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आर्टिकल है द क्लियर मैसेज इन कोर्ट्स नो टू इलेक्टोरल बॉन्ड। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है।
जीएस टू पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स 2024 के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकता है ये आपको प्री में भी। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभी तक आई भी नहीं थी, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसे स्ट्रक डाउन कर दिया गया, इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया है, और इससे रिलेटेड चीज़ें आपको प्री में भी आ सकती है, मेंस में भी आ सकती है। डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है। आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है? आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन करने में सुप्रीम कोर्ट के रोल की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर बहुत सारे जजमेंट्स लिखने होंगे। अब आप लोग जो है ना एकदम खुश हो जाएंगे क्वेश्चन देख के कि अरे वाह क्या आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें अलग अलग डायमेंशन लिखने होंगे। आप सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के बारे में नहीं लिख सकते, आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि चीफ इलेक्शन कमीशन को कोलिजियम के तहत जो है अब अपॉइंट किया जा रहा है, ये एक रिफॉर्म है, इलेक्ट्रल रिफॉर्म में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, उस पर भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि सीईसी वाला पॉइंट लिख दिया, इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला पॉइंट लिख दिया तो ये जो है डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन कर रहा है। और 5-6 पॉइंट्स, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अकेला नहीं लिखेंगे, उसके साथ सोशल डेमोक्रेसी आएगी, एलजीबीटी की जो रूलिंग है वो आ जाएगा इसमें, इसके अलावा इकोनॉमिक डेमोक्रेसी आ जाएगी, मॉरल डेमोक्रेसी। समझ रहे हो, मल्टीपल डायमेंशंस में लिखना होता है आंसर। क्वेश्चन हमेशा जनरल आता है लेकिन आंसर स्पेसिफिक लिखना होता है यूपीएससी मेंस में। इन सारी चीज़ों को समझिए, खुश मत होइए कि अरे क्वेश्चन देखा और एकदम हवा हवा में लिखना चालू कि हाँ ये तो मुझे सब आता है, और सीधे सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी लिख दी, बाकी डायमेंशन नहीं लिखे। 3 नंबर मिलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि तुमने सिर्फ एक ही जो है डायमेंशन को एड्रेस किया है। समझ में आया? तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही है यार। मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको कैसे क्वेश्चन आ सकता है और आप कैसे यूज़ करें, ठीक। इसलिए मैं आपको ये इसमें बहुत डिटेल में जो है बताता हूँ, ठीक। अब शुरू करते हैं आर्टिकल। तो जानते ही हैं रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 15 फरवरी 2024 को, जिसमें स्ट्रक डाउन कर दिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को, जो कि एक लैंडमार्क मोमेंट है और डेमोक्रेसी के स्ट्रेंथन करने वाला ये मोमेंट है ना। कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम जो कि बहुत ओपेक थी, ये सारी चीज़ें इसमें थी नहीं, इसलिए इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। कोर्ट ने बेसिकली ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दोबारा से इस्टेब्लिश की है, और जिससे आपकी डेमोक्रेसी क्या हुई है? स्ट्रेंथन हुई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो देख लेते हैं, जजमेंट को अच्छे से समझ लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हैज़ बीन स्ट्रक डाउन, ऑल अमेंडमेंट्स टू द आरपीए एक्ट, फाइनेंस एक्ट 2017 एंड कंपनी एक्ट 2013 आर वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 19 एंड 14। ये आर्टिकल 14 एंड 19 यार ये याद रखना है आपको, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, जैसे कि आपको पूछा गया था हडिया वाला जो केस था, हदिया वाला, जिसमें राइट टू चूज़ पार्टनर है ना, ये किस आर्टिकल के अंदर फंडामेंटल राइट है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको याद रखना इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो है स्ट्रक डाउन किया गया है क्योंकि वो वायलेट कर रही थी आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19। 19 क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है आर्टिकल 19 के अंदर इंश्योर किया जाता है। और आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वलिटी वेयर आर्बिट्रेरीनेस इन लॉ इज़ नॉट परमिसिबल। इस पे आर्टिकल 14 पे भी एक क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आर्बिट्रेरीनेस ऑफ लॉ जो है लिखा हुआ था, क्लियरली लिखा हुआ था। उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर 32 आर्टिकल लगाए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जबकि वो किससे इंश्योर होता है? आर्टिकल 14 से। उसका आंसर भी ये था। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो बेसिकली जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम था वो वॉयलेशन था किसका? आर्टिकल 19 का और आर्टिकल 14 का, और इसलिए जो है उसे स्ट्रक डाउन करना पड़ा क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसबीआई को, जो कि सोल बैंक था, सारे फंड रिसीव कर रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर रहा था, उनको कि अब आपको ये इशू करना बंद करना है, प्लस अभी तक के जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड इशू हैं उसको आपको जमा करना होगा, उसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 2 हफ्ते के अंदर वो सारी इन्फॉर्मेशन पब्लिश करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? जितने भी कॉरपोरेट हाउसेस हैं उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको दिए हैं, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन 2 हफ्ते में हमें मिलने वाली है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना लैंडमार्क जजमेंट है, कितना बड़ा जजमेंट है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए डेमोक्रेसी में, ठीक है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 2018 में आई थी, इम्प्लीमेंट हुई थी, बजट 2017 में इसे अनाउंस किया गया था।
1 साल लग गया इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि अलग अलग जो एक्ट हैं उनको अमेंड करना पड़ा। जैसे कि आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करना पड़ा, रिप्रेजेंटेशन जो पीपल एक्ट है 1951 उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा, इनकम टैक्स एक्ट में अमेंड किया और कंपनी एक्ट में भी अमेंडमेंट किया। ठीक, तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट होने में 1 साल लग गया और उसके बाद 2018 से ये स्कीम शुरू हुई है। ऑलरेडी हमें पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का पर्पस क्या है, पॉलिटिकल फंडिंग। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्हें फंड प्रोवाइड किया जा रहा है बॉन्ड के थ्रू। बॉन्ड कौन खरीद सकते हैं, कॉर्पोरेट खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल खरीद सकते हैं। जितने कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, है ना, जो कंपनीज़ हैं वो भी खरीद सकती हैं और इंडिविजुअल आप लोग भी खरीद सकते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है वो क्या है, ये कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल को फुल एनोनिमिटी दी गई है। इनका नाम जो है नहीं आएगा कि बॉन्ड किसने खरीदा है। सिर्फ एसबीआई जो बैंक इशू कर रहा है उनको पता रहेगा कि कौन खरीद रहा है और किस पॉलिटिकल पार्टी को जा रहा है। इवन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी नहीं पता चलेगा कि किसने उन्हें ये पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया है। तो बेसिकली इसका पर्पस क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग हो, लेकिन उनको ना पता चले कि कौन से कॉरपोरेट उन्हें हाउसेस फंड कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो कॉरपोरेट हाउसेस फंडिंग करते हैं उससे क्रोनी कैपिटलिज्म के चांसेस होते हैं। वो कोई भी कंपनी वाले पैसा क्यों देंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो होगा, उनका वेस्टेड इंटरेस्ट। वो ये चाहते हैं कि जो भी सरकार में आए वो उनके लिए उनके फेवर में पॉलिसी बनाए ताकि उनको प्रॉफिट हो सके, उनका जो कंपनी है वो एक्सपांड हो सके। तो इसलिए तो दे रहे हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि फ्री में पैसे बट रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए ही कॉरपोरेट फंडिंग में अनोनिमिटी रखी गई है, और वो किसके थ्रू रखी गई है, इलेक्टोरल बॉन्ड। इसके अलावा एक और पर्पस था ब्लैक मनी को कम करना, किसमें, पॉलिटिकल फंडिंग में, है ना। जो इलेक्शंस हैं उसमें ब्लैक मनी के यूज़ को कम करना, वो भी इंश्योर किया गया। कैसे, केवाईसी कंप्लाइंट अकाउंट से ही आप जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं, अदरवाइज़ आप इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं खरीद सकते। हालांकि ये इन सारी चीज़ें में इश्यूज़ थे, इसलिए इसे स्ट्रक डाउन किया गया। ट्रांसपेरेंसी नहीं आ रही थी और ये जो एम थे ये फुलफ़िल नहीं हो रहे थे, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन किया। अभी आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों स्ट्रक डाउन किया गया। ठीक, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड था। 1000 से लेकर 1 करोड़ तक के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जा सकते थे। ठीक, और जो भी पॉलिटिकल पार्टी से आप उनको खरीद करके दे सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कम से कम 1% जो है चुनाव में, इलेक्शन में वोट लिए हो, सिर्फ वही एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के लिए। ये आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ध्यान रखना होगा। 15 दिन के अंदर उन्हें जमा कराना पड़ता है इलेक्टोरल बॉन्ड, पॉलिटिकल पार्टी को कैश कराना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। ये सारी चीज़ें इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में हो गई। नेक्स्ट, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की वीकनेस की बात कर लेते हैं, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्ट्रक डाउन कर दिया है। क्या रीज़न है स्ट्रक डाउन करने का? सबसे पहला रीज़न है अनचेक्ड कॉरपोरेट डोनेशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ कॉरपोरेट इन इलेक्शन। ठीक है, अनचेक कॉरपोरेट डोनेशन हो रहा है, बिना रुके कॉरपोरेट डोनेट कर सकती है। क्यों कर सकती है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के अंदर कोई भी कैपिंग नहीं लगाई गई है। कोई भी इंडिविजुअल या फिर कॉरपोरेट जितने चाहे उतने बॉन्ड खरीद के क्या कर सकता है, पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन कर सकता है। तो अगर इतना ज़्यादा कोई डोनेशन कर रहा है तो कुछ ना कुछ रिटर्न में भी तो मांगेगा। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, सीलिंग हुआ करती थी 2017 के पहले, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करने के पहले। इस सीलिंग में क्या किया था, पॉलिटिकल डोनेशन में कैपिंग लगाई थी। कंपनी एक्ट 2013 में कैपिंग लगाई गई थी अंडर सेक्शन 182। उसमें क्लियर कट था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कॉर्पोरेट हाउसेस डोनेशन करेंगे मैक्सिमम कितना, 7.5% ऑफ देयर प्रॉफिट इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब आपके पिछले 3 साल के फाइनेंशियल ईयर के जो प्रॉफिट है उसका एवरेज निकालिए, और एवरेज का 7.5% आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, एक को या 4 को, जिसको भी करें, 7.5% से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो ये एक सीलिंग थी। ठीक, इस सीलिंग को जो सरकार है उन्होंने ईबीएस स्कीम को इम्प्लीमेंट, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन को रिमूव कर दिया था। और इसी के कारण तो वो है कंपनी एक्ट 2013, इसमें अमेंडमेंट किए गए थे इस पर्टिकुलर स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है कि यार इससे जो अनचेक्ड कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस है इलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा पड़ेगा। कैसे पड़ेगा यार? देखो, कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, डोनेशन करेंगे किसको, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सभी को करते हैं, लेकिन जिसके ज़्यादा चांसेस होंगे जीतने को उनको थोड़ा ज़्यादा देंगे। ठीक, जैसे कि बीजेपी के जीतने के चांसेस है तो बीजेपी को ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा हो सकता है ना। अब अगर इलेक्टोरल बॉन्ड देखेंगे तो बीजेपी के ही फेवर में, उन्हें ही मैक्सिमम पैसा जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मिला है। अब यही पॉलिटिकल पार्टी क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। अब जब सरकार में आएंगे तो भाई इनने पैसा दिया,
इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ को कॉरपोरेट हाउसेस ने, अब सरकार में आ गए तो रिटर्न तो करना पड़ेगा फेवर, कुछ तो ऐसी स्कीम बनानी पड़ेगी, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिसके थ्रू ये पर्टिकुलर बिजनेस हाउसेस को क्या कर सकें, रिटर्न कर सकें। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, क्रोनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। इसका रिजल्ट क्या होगा यार, हमारे यहाँ जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम, वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, इसके कारण कुछ कंपनीज़ हैं, जो कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो और बड़े बनते जाएंगे, जो इस छोटी कंपनीज़ है, स्टार्टअप्स हैं, वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहेगा। और अगर आप देखें 7.5% सीडिंग प्रॉफिट के ऊपर है, इसका मतलब जो लॉस मेकिंग कंपनी है उनको तो अलाउ ही नहीं किया गया था कि वो डोनेशन करें, लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के अंदर उनको अलाउ कर दिया गया है। अब लॉस मेकिंग कंपनी, उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी जो है डोनेशन कर रही है, तो लॉस मेकिंग कंपनी को और जो है लॉस उठा करके पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको डर रहेगा कि मेरा कॉम्पिटिटर को कहीं कुछ एडवांटेज ना मिल जाए। तो इस कारण से जो लॉस मेकिंग है वो और लॉस मेकिंग हो जाएगी। तो ऑलरेडी जो कंपनी लॉस में है वो लॉस मेकिंग करेगी और लॉस करेगी, तो आने वाले समय में उसे बंद होना पड़ेगा। ऐसे में कुछ बिग हाउसेस, कॉर्पोरेट हाउसेस रन करते रहते हैं और बाकी कंपनीज ख़त्म होती है। इससे इकॉनमी को असर पड़ता है यार। क्रोनी कैपिटलिज्म का डायरेक्ट नुकसान किसको है, इकॉनमी को, क्योंकि जो बड़े हाउसेज हैं, बिग हाउसेज, बिग कॉर्पोरेट हाउसेज, वो तो चल रहे हैं, बढ़िया जॉब भी दे रहे हैं, लेकिन जो छोटी छोटी स्टार्टअप्स है, छोटी छोटी कंपनी है जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा था, वो बंद हो जा रही है, कंपटीशन खत्म हो रहा है, मोनोपोली बढ़ रही है, प्राइसेस हाई होंगे। तो ये सारे नुकसान होते हैं क्रोनी कैपिटलिज्म के। तो अनचेक्ड इन्फ्लुएंस होने के कारण इलेक्शन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ किए हैं कि जो है स्टक डाउन कर दिया है इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को। दूसरा रीज़न क्या है यार, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। सुप्रीम कोर्ट ने जो आधार वाली रूलिंग थी उसमें प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट जो है क्या किया था, बनाया था, है ना। उसमें 3 ऐसी कंडीशन थी जिससे प्रोपोर्शनलिटी चेक की जाएगी, और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनलिटी चेक की गई। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कम है, उसके लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रांसपेरेंसी है उस सिस्टम में वो कम हो रही है। जो आर्टिकल 19 है उसका वायलेशन हो रहा है, अभी हमने डिस्कस किया था। उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है। इनकम टैक्स एक्ट था 1961, सरकार ने उसे भी अमेंड किया था। उसमें क्लियर कट कहा था कि अगर 20,000 से ऊपर का कॉन्ट्रीब्यूशंस अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को कर रहा है तो उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए। इस सेक्शन को भी गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया था, अमेंड कर दिया था इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को लाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, फाइनेंशियल रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। और ये जो सेक्शन है ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी के अगेंस्ट है। पब्लिक को पता चलना चाहिए ना कौन से कॉर्पोरेट हाउसेस जो है पैसा दे रहे हैं। दिक्कत क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो भी पैसा दे रहा है सबको ओपन करो, सबको बताओ, और सबको पता चलेगा तो सरकार जब भी आएगी तो गवर्नमेंट भले ही उनके फेवर में काम करे, लेकिन कुछ मेरिट होना चाहिए, है ना। किसी पर्टिकुलर बिजनेस के लिए काम ना करे, किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट हाउसेस के फेवर में काम ना करे, ओवरऑल मार्केट इकॉनमी को बेटर करने के लिए काम करे। ओवरऑल ऐसे रेगुलेशन बनाए कि सारे बिजनेसेस को फ़ायदा हो, है ना। तो ऐसी चीज़ें प्रमोट होगी और उससे इकॉनमी को फ़ायदा होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में ओवरऑल जो है ट्रांसपेरेंसी की कमी है, इसलिए इसे स्टक डाउन किया जाना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर बढ़िया तो था, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम में जो ब्लैक मनी था वो आ नहीं रहा था क्योंकि केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट से ही आ रहा था पैसा। इसका भी एक बहुत बड़ा इशू है। इसका क्या इशू है? चूँकि अब कोई लिमिट नहीं है, एक शेल कंपनी जो है कोई भी नॉर्मल जो कॉर्पोरेट हाउस है एक शेल कंपनी बना देंगे। शेल कंपनी का मतलब क्या होता है, उसकी सिर्फ प्रेजेंस होती है नाम मात्र के लिए, सिर्फ इसमें पैसा जो है इधर से उधर होता है ना। तो जनरली शेल कंपनी का यूज़ ही इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स बचाया जाए। तो इसमें काला मनी आ रहा है, ब्लैक मनी, इसको वाइट में कन्वर्ट किया गया, केवाईसी कंप्लायंट अकाउंट यूज़ किया और बॉन्ड खरीद लिए। तो जो बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो स्पेशल सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग करने के लिए शेल कंपनीज खोल सकते हैं। और हमारा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम का होल पर्पस था कि जो ब्लैक मनी है उसको हमें ख़त्म करना है पॉलिटिकल फंडिंग में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को पैसा मिल रहा है इलेक्शंस में, वो पर्पस ही ख़त्म हो जाएगा अगर शेल कंपनी के थ्रू अगर सारे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स बिकेंगे तो ये पर्पस जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा था, इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टक डाउन कर दिया है। होपफुली ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लग गया होगा। और एक और रीज़न है सुप्रीम कोर्ट के इसे स्टक डाउन करने का, इसमें भी अनोनिमिटी नाम की है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो पता ही होगा
गवर्नमेंट की एसबीआई बैंक के पास सारे रिकॉर्ड हैं, और एसबीआई बैंक किसके अंदर आता है, गवर्नमेंट के ही तो अंदर आता है यार। तो अगर सरकार का प्राइम मिनिस्टर का या किसी का भी फ़ोन जाता है तो जो एसबीआई का जो भी हेड होगा उसको देना ही पड़ेगा सारा डेटा। तो वो तो देख सकते हैं, सरकार देख सकती है, लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं देख पाएगी। तो अनोनिमिटी भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है। जो कॉरपोरेट हाउसेस डोनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के अंदर, उनका नाम सरकार को पता रहेगा, बाकी किसी को नहीं। इसलिए भी जो है यहाँ पर भी सिर्फ गवर्नमेंट को, जो रूलिंग गवर्नमेंट होगी उनको ज़्यादा फेवर हो रहा है, और इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को स्टक डाउन किया गया है। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है, रीजंस आपको क्लियर है। दो मेन रीज़न है, एक तो अनचेक कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंस ऑन इलेक्शन, और दूसरा ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका है।